डियर स्टूडेंट, आज हम लोग हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के द्वारा अपवर्तन के नियम की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। आइए देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इस अध्याय में। हाइगेंस का जो लेसन है इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हाइगेंस के नियम से स्नेल के नियम की व्याख्या भी आप कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लेते हैं एक तरंगाग्र, मतलब यहाँ पर एक किरण पुंज है जो इस तरह से आ रहा है। इस किरण पुंज एक आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर ये आप बताइए, जैसे माध्यम मान लेते हैं कोई चौड़ा रास्ता है, या ऐसे मान लीजिए एक माध्यम यहाँ पर है, या ये माध्यम आपका जो है रफ है और ये चिकना तल है, ये बहुत स्मूथ यानी चिकना है। तो यहाँ से कोई वाहन आ रहा है जिसमें 4 पहिए लगे हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से 4 पहिए लगे हैं और ये बहुत काफ़ी स्पीड में आ रहा है। मान लेते हैं ये वाहन जो है बहुत काफ़ी स्पीड में आ रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर मान लेते हैं इसका जो पहला पहिया है, जैसे इसमें 2 पहिए आगे लगे हैं, तो जो पहला पहिया इसका है जब ये इस तल से टकराएगा और दूसरा पहिया भी दूर है, तो पहला पहिया जब यहाँ पे टकराया तो ये किस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। तो ये स्मूथ है, चिकना है, तो इस पे एक फ्रैक्शन कम लगेगा और इस पे फ्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत रफ है, ऐसा माध्यम में आ रहा है यहाँ पर। तो ये इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, इसकी स्पीड वही रहेगी, तो ये स्लो हो जाएगी। तो इसकी इसका जो स्टेट यानी जो इसकी दिशा है वो इसकी दिशा चेंज हो जाती है। अर्थात यहाँ पे हम एक लाइन ऐसे ड्रा करें परपेंडिकुलर, तो ये कुछ इस तरह से घूम जाएगा, ये इस दिशा में आएगा और ये इस दिशा में चला आएगा। ओके, बिल्कुल सेम यही घटना जो है इस तरंग के लिए जो है लागू होता है। तो यहाँ से जैसे कोई वाहन आया और काफ़ी स्पीड में है, माध्यम दूसरा, तो माध्यम दूसरे में जो पहला ये जो पहिया है जैसे ही टकराया तो ये इसकी स्पीड कम होने के कारण इसके डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर सीधा जब आएगा, सीधा जब लाइट सीधी आपतित होती है तो उसके मार्ग में कोई विचलन नहीं होता है, अपने मार्ग से वो विचलित नहीं होता है। ऐसे वाहन भी है, अगर दोनों पहिए एक साथ टकराएंगे तो माध्यम में चला जाएगा, लेकिन इसकी स्पीड जो है चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। अभी हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे यहाँ पर। तो उसकी चाल जो है और तरंगदैर्घ्य दोनों ही बदल जाते हैं, केवल आवृत्ति नहीं बदलती है, याद रखेंगे इसमें। तो यहाँ से हम पहले ये मान लेते हैं कि एक यहाँ से किरण पुंज आ रहा है, चौड़ा किरण पुंज है जो यहाँ पर आ रहा है। ये माध्यम आपका फर्स्ट है और ये माध्यम सेकंड है। अब आप बताइए, सबसे पहले ये जो है ये जब टकराया तो इधर चलाया और ये इधर चलाया। अब हम यहाँ पे तरंगाग्र खींचेंगे। तरंगाग्र, आइए देखिए यहाँ पर तरंगाग्र बनाते कैसे हैं। तो इसमें जैसे आप इस तरह से खींचेंगे और खींचने के बाद 2 पैरेलल रेखाएं, जैसे 2 पैरेलल रेखाएं जहाँ भी होती हैं उनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है, ये परपेंडिकुलर यहाँ से खींचना, यहाँ से भी 90 होना चाहिए, यहाँ से भी 90 होना चाहिए, दोनों तरफ से 90 होना चाहिए। तो ऐसा ही यहाँ भी खींचेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ इस तरह से खींचने के लिए ये तल है आपका, देखिए यहाँ पर ये जैसे तल है, तो ये माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकंड। आप इस लाइन पर ऐसे स्केल का एक सिरा रखेंगे, ऐसे, ये देखिए यहाँ से स्केल का एक सिरा आप रखेंगे यहाँ। ओके, और रख कर जो है खींचेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ पर इसका जो सिरा है ये हमने यहाँ पर रखा, ये इस लाइन पर, और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा कर देते हैं, ऐसे खींच दिए। ये हमारा क्या कहलाएगा, तरंगाग्र। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पर इन दोनों में ये भी 90 है और यहाँ से भी 90 अंश बनेगा, ये भी 90 अंश हो जाएगा और यहाँ भी 90 अंश हो जाएगा। ओके, तरंगाग्र हमने खींच लिया। तो तरंगाग्र क्या है, ये जो किरण पुंज आ रहा था प्रकाश का, इस पे जो है
यहाँ पर ए बी जो हमने एक तरंगाग्र खींचा इसके डायरेक्शन के लंबवत है, तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत खींचा गया ये तल आपको मिल गया। इस पे जितने भी कण होंगे वो सब कंपन की समान कला में होंगे। ओके, अब आइए देखिए यहाँ से दूसरे माध्यम में हम तरंगाग्र खींचेंगे। तो दूसरे माध्यम में तरंगाग्र खींचने के लिए आप स्केल का जो ये सिरा है आप यहाँ पे रखिए इस किरण पर, और इस किरण पर दूसरे माध्यम से टच कर रहा है, तो यहाँ पर ऐसे रख कर इसको भी आप ऐसे खींचेंगे, बिल्कुल सेम देखिए आपको यहाँ भी तरंगाग्र मिल जाएगा। यह हमने खींचा। ओके, ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, ये पॉइंट आपका बन जाएगा बी डैश, ये बी डैश हो गया। यहाँ पर ये एंगल कितना बनेगा 90 हो जाएगा ये भी, और ये भी कितना होगा इधर से ये वाला जो रेड लाइन और ब्लैक लाइन के बीच का जो कोण होगा वो भी 90 होगा। यहाँ पर हमने एक तल मान लिया है, ये तल, तो माध्यम फर्स्ट माध्यम सेकंड, इस तल पर हमने एक नॉर्मल खींचा है, ये अभिलंब है, इसको हमने अभिलंब नाम दिया है। ये अभिलंब क्या होता है, जो तल के परपेंडिकुलर होता है। तो ये फिगर आपका हो गया कंप्लीट। तो इसमें कितने ट्रायंगल बने, तो इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो आइए देखिए अपवर्तन यहाँ पर आई और आर, तो आई यहाँ पर मान लेते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण होता है आई। ओके, अब यहाँ पर एक कोण यहाँ पे भी होगा जो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आर। तो अपवर्तन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण होता है, अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण आर यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी आई हो जाएगा ये एंगल। चलिए देखिए एक मान के चलिए यहाँ से, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये और ये दोनों के बीच का कोण क्या होगा 90, क्योंकि ये तरंगाग्र खींचा गया है। तो तरंगाग्र और इस किरण के बीच 90 अंश का कोण बनेगा, तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, और ये अभिलंब और ये तल है, तो अभिलंब और इस तल के बीच 90 अंश का कोण होगा, और 90 में से जब 90 माइनस आई घटाएंगे तो आपको क्या कोण मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पहले 90 में से जब आप 90 माइनस आई घटा देंगे, यहाँ पर ये 90 माइनस आई हो जाएगा, ये वाला कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस आई, और 90 माइनस आई पूरा 90 है, तो 90 में से जब 90 माइनस आई घटाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एंगल आई। ओके, इसी तरह से आप इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, ये एंगल कितना होगा, तो ये आर है और ये 90 माइनस आर हो जाएगा, ये 90 माइनस आर हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ से इस तल और ये अभिलंब है, इसके बीच 90 कोण बनेगा, तो इसमें जब 90 में से 90 माइनस आर घटाएंगे तो ये आपको एंगल यहाँ पर मिल जाएगा आर। ओके, ये एंगल हमको मिल गया आर। ठीक है, तो यहाँ से हम इस कोण का मान ज्ञात कर लिए। तो ये कोण आर है, तो ये कोण क्या होगा आर होगा। इसी तरह से ये आई है, तो ये कोण क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर इस ज्ञात करेंगे साइन आई और साइन आर, क्योंकि स्नेल के नियम में आएगा, बिल्कुल आप ऐसे समझते चलिए। तो स्नेल के नियम में साइन आई और साइन आर, तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 थी और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो गई v2 हो गई। ओके, तो अब हम यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ से त्रिभुज कौन सा है, तो ऊपर वाला त्रिभुज हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी ए डैश। ओके, तो त्रिभुज ए बी ए डैश में हम क्या लिखेंगे साइन आई, तो साइन आई यहाँ से लिखिए, तो साइन आई इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा यहाँ से बी ए डैश अपान ए डैश। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से आप त्रिभुज लिखेंगे ए डैश बी डैश, तो इसमें साइन आर आप लिखेंगे, तो साइन आर इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका यहाँ से हो जाएगा ए बी डैश, क्या हो जाएगा ए बी डैश अपान ए डैश। इक्वेशन नंबर 2, दोनों डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से भाग करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा बी ए डैश अपान ए बी डैश। आइए देखिए यहाँ से दूरी ज्ञात कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं, देखिए यहाँ से जैसे ये तरंगाग्र, तो तरंगाग्र का ये पार्टिकल जैसे ही टकराया इस तल से, तो ये टी
यहाँ पर t बराबर 0 टाइमिंग मान लें स्टार्ट हो रहा है और t बराबर 0 से यहाँ से t तक आने में लगा, तो a से b डैश तक आने में कितना समय लगेगा t, तो उसी समय में ये पहले माध्यम में t समय में यहाँ पहुँचेगा। ध्यान दीजिए यहाँ t बराबर 0 टाइम माने, t बराबर 0 टाइम अगर हम मानते हैं तो यहाँ से अगर हम मानते हैं कि ये दो कण हैं यहाँ पर और ये यहाँ से t समय में यहाँ पहुँचा, तो ये t समय में कहाँ पहुँचेगा, a डैश पर पहुँचेगा। क्लियर। अब t समय में कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर होता है दूरी इक्वल टू समय गुणे चाल गुणे समय होता है, एक फार्मूला है, चाल गुणे समय लिखा जाता है। आइए इस पे लगाते हैं। तो यहाँ t समय मान लेते हैं, t समय में ये a से b डैश पहुँचा तो ये b से a डैश पहुँचेगा। ओके, तो दूरी हमारी यहाँ पर हो जाएगी b a डैश बराबर हो जाएगा चाल कितना है, पहले माध्यम में है ये, तो पहले माध्यम में हो जाएगा v1 और समय आप कितना माने हैं t, ये भी। तो इसी तरह से ये कितनी, इसी t समय में ये कितनी दूरी तय करेगा, तो ये दूरी तय कर रहा है, तो a b डैश तय की गई दूरी, तो यहाँ चाल दूसरे माध्यम में क्या है b2 है और इनटू क्या लिखेंगे t। ओके, इसमें आके मान रखिए दोनों का, तो साइन i अपान साइन r और मान रखेंगे यहाँ पर हो जाएगा b1 गुणे t और अपान b2 गुणे t, t से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, देखिए क्या आ गया यहाँ पर, साइन i अपान साइन r इजकल टू b1 अपान b2 हो गया यहाँ से, ये आया। अब यहाँ पर हम इस फार्मूले को क्या और लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए इधर। अब ध्यान दीजिए यहाँ स्नेल का नियम अगर हम लगाएं इसमें, तो स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम है 1 and 2 इजकल टू होता है साइन i अपान साइन r, साइन i अपान साइन r। इसके अनुसार अगर हम लिखें यहाँ पर, तो 1 and 2 को हम क्या लिख सकते हैं, हाइगेंस के सिद्धांत से, तो हाइगेंस के सिद्धांत से लिखेंगे b1 अपान b2, ये हमको एक माध्यम के लिए भी एक फार्मूला मिल गया यहाँ से। ओके, इस पे आंकिक प्रश्न बहुत काफ़ी दिए गए हैं किताब में और वो लगेंगे इस फार्मूले पर। अब देखिए इसी में अगर हम मान लेते हैं ये b1 अपान b2 आया फार्मूला, 1 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक बराबर होता है b1 अपान b2। अगर हम पहला माध्यम वायु मान लें, पहला माध्यम यानी जो माध्यम हमारा फर्स्ट है, माध्यम प्रथम क्या मान लेते हैं वायु, और दूसरा माध्यम क्या मान लें, माध्यम सेकंड, तो माध्यम सेकंड जो है इसको मान लेते हैं जल। ठीक है, तो जल मान लेते हैं, यहाँ पर एयर लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ए और इसको लिख देते हैं डब्लू लिख देते हैं इसमें, तो यहाँ लिखेंगे ए एन डब्लू। किरण किससे जा रही है, एयर से वाटर में, तो किरण एयर से वाटर में जा रही है, तो एयर से वाटर में जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा b1 अपान b2। ये क्या बता रहा है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो पहले माध्यम में अगर प्रकाश की चाल हम c मानते हैं वायु के लिए, तो वायु की वैल्यू ज्ञात होती है c, और दूसरे माध्यम में b मान लें, तो हम यहाँ पर इस फार्मूले को लिख सकते हैं, ए एन डब्लू को अगर हम n लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा c अपान b। ये भी एक फार्मूला हो गया। वायु में प्रकाश की चाल हम इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, वायु में प्रकाश की चाल इस फार्मूले के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। ओके, अब जैसे हम यहाँ पर मान लें कि n.5, यहाँ पर n.5, n बराबर 1.5 वाले माध्यम में प्रकाश आ रही है, तो n बराबर अगर मान लेते हैं 1.5 वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो इसके अनुसार वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके, 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब यहाँ पर हम इसके लिए फार्मूला लगाएं, तो यहाँ पर v इक्वल टू हो जाएगा c अपान n, तो c की वैल्यू है 3 × 10⁸ और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5। ओके, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये इसको आप सॉल्व कर लीजिए,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ गया। ओके, तो 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। इस फार्मूले के सहारे जो है हम बहुत आंकिक प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें, और इस तरह से आप इसको तैयार कर लीजिए अच्छे से। ओके, नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको फिर बताएंगे। धन्यवाद।